बताने तो लगा था आपको। नोटराइजेशन होती है जैसे अगर आपके पास उर्दू वाला कार्ड है, ठीक है, सीएनएसी पुराने वाला है, तो उसमें आप ये जो एजेंट बैठे होते हैं जो कि स्टाम्प फोर्स या जो कि डिजिटल टाइपिंग करके बनाएंगे, उनके पास जाएंगे आपके, वो आपके कार्ड का डेटा इंग्लिश में लिखेंगे, उसके ऊपर आपके कार्ड की तस्वीर लगाएंगे और साथ में साइन स्टैम्प करके दे देंगे। ठीक है, मतलब हमारा लैंग्वेज बैरियर है ना वो, तो लैंग्वेज बैरियर दूर हो जाएगा। नोटराइजेशन का मतलब अथेंटिसिटी हो उसकी, एक अथेंटिक इदारे की मोहर लगी हो उसको, क्या आपका ये डेटा सही है। तो वो एक लड़के ने करवाया था, थोड़े से पैसे लगे थे उसने नोटराइज करवाने में। जब उसने बनाया था तो उसने वही पुराने वाला उर्दू वाला कार्ड दे दिया, ठीक है, उसकी तस्वीरें लगा दी और इस तरह से। लेकिन अमेजोन ने कहा कि ये तो रीडेबल नहीं है हमारे लिए, इसकी नोटराइजेशन करवा के दो। तो फिर उसने करवाई, वो एक्सेप्ट हो गया। अगर किसी का हो उर्दू वाला कार्ड तो इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, और इसके अलावा मैंने कहा था कि आपके पास होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है या कैसी होनी चाहिए? अगर आप सिंपल जाएंगे बैंक मैनेजर के पास और बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो वो आपको पूछेगा कौन किस टेन्योर की, किस डेट से किस डेट तक। उसने कोई दूसरी बात नहीं पूछनी और बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे देनी है। और बैंक स्टेटमेंट जो वो आपको देगा उसके ऊपर कोई लोगो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपकी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स होती है। मोस्टली मोस्टली बैंक जो देते हैं वो इस तरह से ही देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने बताना है बैंकर को, आपने बैंक मैनेजर को बताना है कि मुझे बैंक की स्टेटमेंट चाहिए अमेजोन के अकाउंट साइन अप के लिए, ठीक है। हाँ, उन्हें कहें कि हमें बैंक का लोगो चाहिए ऊपर। तो कई बैंकों के वैसे ही लोगो होते हैं, ठीक है। और आप कहेंगे ना लेटर हेड भी बना के दें ताकि ऊपर लोगो हो, ताकि पता चलेगा ये किस बैंक की है। वो कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो हमारी है ही नहीं, इस तरह से हम करते नहीं है, ये वो थोड़ा सा वो लहतो लाल करेंगे, लेकिन आपने बनवानी है, ठीक है। और फिर जब वो निकल जाएगी स्टेटमेंट तो स्टैम्प और साइन ये लाजमी, उसके बगैर अमेजोन उस स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। उस पर स्टैम्प भी लगवाएं, वही लगा देते हैं, ठीक है, कहेंगे साइन स्टैम्प भी चाहिए। अब उसके ऊपर आपका नाम और आपका एड्रेस ये प्रोमिनेंट होना चाहिए, अमेजोन ने यही देखना वहां से। और वो स्टेटमेंट इशू कब हुई है, ठीक है, वो 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इशुएंस डेट जो है ना उसकी, वो 3 मंथ पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब लेटेस्ट आप हफ्ता पुराना, 10 दिन पुरानी, 15 दिन पुरानी भी है तो चल जाए। अच्छा जी, तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास होगी। अब बैंक स्टेटमेंट से एड्रेस वेरीफाई होना है। इसका मतलब है जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस लिखा आपने वही एड्रेस डाल अमेजोन का अकाउंट साइन अप करते हुए, ठीक है। अमेजोन का अकाउंट साइन अप करते हुए सेम एड्रेस एज इट इज डिटो कॉपी डाल। हमारे यहाँ एड्रेसेस वेरीफाइड नहीं है, कहीं से भी कोई डिपार्टमेंट जो है वो एड्रेस वेरीफाई नहीं कर सकता। हमारा एक ही एड्रेस होता है, उस पर हम 10 तरह से उसे बता सकते हैं आगे पीछे करके, सीक्वेंस चेंज करके। इसलिए आपने एड्रेस जो है सिंपल एक ही अमेजोन के पास फार्मूला, वो है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट आएगी, उस पर देखिएगा कि क्या एड्रेस है आपके ने क्या लिखा था, दोनों मैच कर गए तो वो वेरीफाई होगा, ठीक है। इसके अलावा अमेजोन क्या करता है बैंक स्टेटमेंट के लिए, एक और भी तरीका, वो क्या, अमेजोन आपके अकाउंट के आपके एड्रेस को किस तरह वेरीफाई करता है? क्या? कोड भेजता है, अमेजोन एक पोस्टल कोड भेजता है, ठीक है। आपके एड्रेस पे एक डाक आएगी, अमेजोन यूएसए से आपको डाक भेजेगा। वो एक एनवेलप होगा, उसके अंदर आपका कोड होगा, ओटीपी, ठीक है। वो आप खोलेंगे, वो तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर आता है। आप उसे खोलेंगे, खोल के आपके अकाउंट में एक जगह बनी होगी, एक फॉर्म खाना होगा, उसमें आपने वो कोड डालना है। अमेजोन समझ जाएगा कि जो मैंने ओटीपी भेजा था वो उससे रिसीव हो गया और आपका एड्रेस इस तरह से भी वेरीफाई होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने ये देखना है कि जिस जो भी एड्रेस आप लिख रहे हो वो एड्रेस आपकी पहुंच में होना चाहिए।
हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि हम एड्रेस चेंज कर लेते हैं, घर चेंज कर लिया। बैंक में अगर पुराना आ रहा है, आपने लिखना वही है जो बैंक वाला, लेकिन उस एड्रेस पे अगर डाक है आप तक पहुंचनी भी चाहिए। ये ना हो कि वो डाक पड़ी रहे, आपको पता ही नहीं चले उसका, फिर वो एड्रेस पे भी वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा जो अकाउंट साइन अप का प्रोसेस। ठीक है, बाकी इसमें कोई ऐसा कोई खास चीजें नहीं है। वो जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है उससे देख लें और अकाउंट साइन अप कर लें। ठीक है, अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो हेल्प इस तरह से ही, अगर आप किसी जो स्टेप की समझ नहीं आ कि सम कोई प्रॉब्लम आया समझने में, क्योंकि हमने दो एड्रेस डाले, दो जगह पे। एक है हमारी जो हमारी रिहाइश है, जो हमारा कंट्री है पाकिस्तान, उसकी डिटेल भी डालनी होती है, और हमने यूएस की डिटेल भी डालनी है क्योंकि बिजनेस हमारा यूएसए में। ठीक है, तो वो फॉर्म आप उस वीडियो को जरा देखिए सही तरीके से, आपको समझ आ जाएगी वहां से। ठीक है, बाकी एड्रेस वगैरह यूएस का कोई हम नहीं यूज कर रहे, एड्रेस हम पाकिस्तानी ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है। एड्रेस हमें चाहिए होगा, लेकिन अकाउंट बनाते वक्त नहीं चाहिए। अकाउंट बनाने के बाद जब काम करना है उस वक्त हमें यूएस का एड्रेस चाहिए, अभी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब ये जो आपका प्रोसीजर है, आपने जो प्रोसेस करना है, तकरीबन इसमें 2 हफ्ते ले लेंगे, इसलिए आप शुरू कर लें। ठीक है, 2 हफ्ते इसलिए लेने हैं कि उसमें आपको जो ओटीपी भेजना है, वो ओटीपी यूएसए से यहाँ आने में अमेजोन 8 दिन का टाइम देता है कि 8 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। अब 8 दिन जो है वो वर्किंग डे, 8 वर्किंग डे होते हैं, ऑलमोस्ट 10 डेज में वो पहुंच जाता है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है अमेजोन अमेजोन की, इससे कोई बात नहीं। आप फ्रेश अकाउंट खुलवाते हैं, एक ट्रांजेक्शन आप कर लें, कि कोई एक ट्रांजेक्शन तो होनी चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक में छोड़। हाँ, बस ठीक है ना। उसमें उसकी ड्यूरेशन से अमेजोन को गर्ज नहीं है कि हफ्ता हो या 1 महीना हो या 6 महीने। ठीक है, उसने हमारे अकाउंट की उस स्टेटमेंट को नहीं देखना कि आप कितनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अमेजोन तो हमारे बैंक बैलेंस से कोई गर्ज नहीं है, उसको सिर्फ हमारे एड्रेस से गर्ज है। ठीक है, अच्छा एक और बात कि आपका जो एड्रेस है ना, अमेजोन एक और तरीके से भी वेरीफाई करता है। अमेजोन कहता है कि मुझे एक यूटिलिटी बिल दिखाओ, ये ऑप्शन भी हो सकता है, आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अमेजोन कहता है कि मुझे अपने एड्रेस का यूटिलिटी बिल दिखाओ, वो बाद में मांगेगा अगर वो आपके बैंक स्टेटमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता, वो कहेगा मुझे यूटिलिटी बिल दिखाओ। ठीक है, तो यूटिलिटी बिल का भी ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। हाँ, नाम पे होना जरूरी है, जिसके नाम पे अकाउंट बन रहा है उसके नाम पे यूटिलिटी बिल होना चाहिए और एड्रेस भी सेम होना चाहिए। ठीक है, आपने अकाउंट्स की 2 टाइप्स देखी थी, याद है? इंडिविजुअल और, हाँ, इंडिविजुअल में क्या था? अमेजोन, आपने अकाउंट डॉट कॉम पे बना, सॉरी सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पता है आपको? मैं अमेजोन डॉट कॉम लिखूं या सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम, दोनों में क्या फर्क है? हैं? हाँ, अमेजोन डॉट कॉम जो है वो सिंपल उनकी वेबसाइट है जहां पर आप परचेजिंग करने के लिए जाते हैं। सारी ट्रैफिक अमेजोन की वहीं आती है, जो लोग खरीदने जाते हैं, जो बेचने जाते हैं, जो इनकी स्टोर होते हैं, जिनकी शॉप्स होती हैं, वो इस लिंक पे जाते हैं, सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम। ठीक है, तो आप लोगों ने जो अकाउंट साइन अप करना है तो आप पैसे नहीं लगाएंगे उसमें कि आपके एक्सपेंस ना हो, बना के सब लोग देखें।
ठीक है, तो आप इंडिविजुअल वाला अकाउंट बनाएंगे, आपके सामने प्लान नजर आ रहे हैं आपको। प्रोफेशनल वाला नहीं बनाएंगे, किस तरह अकाउंट साइन अप करेंगे, यहाँ जाके आपने किस बटन को यूज करना है, साइन अप फॉर इंडिविजुअल, यहाँ से करेंगे तो ये इस प्लान में जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट येलो बटन को, ये जो ऑरेंज का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोफेशनल प्लान में ले जाएगा। ठीक है, अब आपने इंडिविजुअल क्यों बनाना है, क्योंकि आप $40 भी अमेजोन को नहीं देना चाह रहे। सही। अब $40 आप अमेजोन को क्यों दें, आपने इस पे बिजनेस को लॉन्च नहीं करना, आप इस पे प्रैक्टिस करने के लिए बना रहे हैं। इसलिए आप ये इंडिविजुअल वाला प्लान बनाएं, इसी को ही वेरीफाई करना है। अगर किसी का प्लान है इसी को आगे लेके चलना है इस अकाउंट को, तो वो साइन अप कर ले प्रोफेशनल प्लान, क्योंकि पर एक दफा वेरिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद आपका ये जान छूट जाएगी। अदरवाइज इंडिविजुअल करवाएंगे तो दोबारा वेरिफिकेशन में जाएगा, अगर आप उसे प्रोफेशनल में अपग्रेड करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें अमेज़न हमें देता है। जब आप इंडिविजुअल के लिए बना के उसके बाद प्रोफेशनल एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं तो अमेज़न भी कहता है कि दोबारा वेरिफिकेशन करवाओगे। अब वेरिफिकेशन किस चीज की होती है, आपकी आईडी वेरिफिकेशन, आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन, फिर अमेज़न आपसे डॉक्यूमेंट्स और भी मांग सकता है, मुझे ये डॉक्यूमेंट भी दो। इसलिए आप सब लोगों ने बनाना है। इस अकाउंट को बनाने के दो पर्पज हैं। एक पर्पज ये है कि आपने बाद में इसी अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी। ठीक है, ये आपका अपना अपना अकाउंट होगा, आप अपने अपने घर बैठ के काम करेंगे, यहाँ आके कोई भी इसको लॉग इन नहीं करेगा। ठीक है, ऑफिस के इंटरनेट पे कोई भी बंदा अपने अकाउंट को नहीं खोलेगा। अगर किसी ने बना भी लिया और मुझे चेक करवाने के लिए आगे यहाँ पर खोल के बैठ गया तो वो मेरे लिए भी मसला और आपके लिए भी मसला। इसलिए किसी ने भी बना लिया तो चेक करवाने के लिए आप मुझे अपने घर से ही एनीडेस्क के थ्रू चेक करवाएंगे। ठीक है, मेरे ऑफिस में आके आपने नहीं खोलना। अच्छा, ये अकाउंट बनाना, एक तो आपने प्रैक्टिस करनी, दूसरा आपको अकाउंट बनाना आ जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट बना के देने की सब चार्जेस है ना, लोग $50 से $100 ले रहे हैं सिर्फ अकाउंट साइन अप करके देने, लोगों को नहीं आता। तो ये एक स्किल है, आप इसको सीखने के लिए भी अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, अगर मुझसे भी बनाएगा तो मैं भी चार्ज। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड। हमने ऑलमोस्ट तीसरा लेक्चर है आज जिसके पे हम बात कर रहे हैं। अब हमने, हाँ देखिए, उसका तरीका ये है कि आप वीपीएस लें। ठीक है, आपके पास वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होना चाहिए, वीपीएस लें। अगर यूएस का अकाउंट बना रहे हैं यूएस का वीपीएस लें, हर क्लाइंट के लिए अलग अलग। ठीक है, सिस्टम का इशू नहीं है, अगर वीपीएस ले लेंगे तो सिस्टम वाला इशू खत्म होगा। क्योंकि वीपीएस का मतलब होता है आप किसी और सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये सर्च बार में यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो उस कंप्यूटर का आईपी हमें यहाँ पर मिलता है। उस कंप्यूटर का कनेक्शन का कोई हमें एड्रेस दिया जाता है, इस एड्रेस के थ्रू आपने कनेक्ट करना है। तो हम वो एड्रेस यहाँ डालेंगे, उसका कोई पासवर्ड होगा वो डालेंगे, तो हम उसके सिस्टम के अंदर चले जाएंगे। अब काम हम यहाँ बैठे कर रहे हैं लेकिन सिस्टम कोई और यूज हो रहा है, ये भी कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका ये है कि आप उसी क्लाइंट का कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो पाकिस्तानी क्लाइंट है और वो आपको कह रहा है कि मुझे अकाउंट बना के दो, तो फिर आप उसी का अकाउंट, लैपटॉप उसी का यूज करना है, वो अपने घर से बैठ के ऑन करके देगा, फिर आपने एनी डेस्क के थ्रू उसे एक्सेस करना। ठीक है, ये एनी डेस्क की सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल करें और इस तरह से वो उस सिस्टम पे भी इंस्टॉल होगा, दोनों तरफ एनी डेस्क इंस्टॉल होगा। जैसे मैंने यहाँ पर खोला हुआ है वो भी खोलेगा। अब मुझे किसी का सिस्टम एक्सेस करना है तो ये मेरा एड्रेस ऊपर नजर आ रहा है आपको, 3062974225, ये 9 डिजिट्स है, ये मेरा एड्रेस है। इसी तरह उस बंदे का भी कोई ना कोई एड्रेस नंबर होगा, उससे पूछ के आपने यहाँ डालना। ठीक है, यहाँ जब डाल के आप उससे कनेक्ट करेंगे तो आप उसके सिस्टम में चले जाएंगे। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको सिस्टम में कैसे जाते हैं। ये एड्रेस है, ठीक है, इसको
नंबर डालने के बाद आपने कनेक्ट कर लेना। तो ये देख रहे हैं आप, मैं एक सिस्टम में चला गया हूँ। ये अब इस वक्त ये मेरा कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, ये कंप्यूटर किसी और का। अब ये जो कंप्यूटर है ये यूके में चल रहा है, ठीक है। अब ये क्लाइंट का है, क्लाइंट ने मुझे इसकी एक्सेस दी हुई है। वो कहता है कि आपने जब काम करना है तो मेरे सिस्टम पे आके करो काम। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि उसका जो मेन अकाउंट है मैं उसी को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ, उसी में जाके काम कर रहा हूँ। उसके घर में एक सिस्टम चल ही जा रहा है, हर वक्त चल रहा होता है, 24/7 उसमें चला के पड़ा हुआ है। और उसकी एंड डेस्क के थ्रू एक्सेस मुझे दी हुई है। मैं जब चाहूँ मैं यहाँ से कनेक्ट करके मैं काम कर लूँ, ठीक है। फायदा ये हुआ कि हम डायरेक्ट मेन अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, कोई आईपी का इशू नहीं आएगा, ठीक है, कोई इंटरनेट चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है तो स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं वैसे ये बिहेव नहीं कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि हम इसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। अब हमारे इंटरनेट का अगर इंटरनेट स्लो होगा तो ये बहुत अंदाजा चलेगा, ठीक है। फिर क्योंकि ये दूर से हम इस पे काम कर रहे हैं तो एक इसकी स्पीड का तो एक मसला होना ही होना है। दूसरा इसमें ये है कि अकाउंट पूरे का पूरा मेरे पास है, ठीक है, तो आप किसी पे ट्रस्ट भी जो है वो पूरा मेरे पास है। ट्रस्ट किया और उसने मुझे पकड़ाया हुआ है, ठीक है। आप उसी तरह हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते इतना फुल 100% उसे उठा के पकड़ा। आप अगर एज अ बीए काम करेंगे तो आपका जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको पूरे अकाउंट की एक्सेस नहीं देगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था किस तरह एक्सेस बनाई जाती है और किस तरह उसको लिमिटाइज किया जाता है कि किस किस क्या क्या चीज देनी है, ठीक है। तो लेकिन इसका ये है कि अगर जिस तरह आजकल पाकिस्तान में हम आईटी की वजह से हमारे अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, अगर इस तरह काम करेंगे तो अकाउंट की सस्पेंशन के चांसेस खत्म होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम के साथ। हम वहां बैठ के उसी कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं और सारा काम वहीं से हो, ठीक है, पाकिस्तान का कोई लिंक नहीं होगा। लेकिन अगर चाइल्ड एक्सेस बना के हम पाकिस्तान से यूज करेंगे तो उसका लिंक बन गया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अकाउंट वही है, वो चाइल्ड एक्सेस के थ्रू एक्सेस हो रहा है, ठीक है। उस वजह से उसका लिंक हमारे साथ बन जाएगा यूएस का। हम अकाउंट की बात कर रहे थे कि अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आप किस तरह एनी डेस्क यूज कर सकते हैं। तो सैलर अकाउंट बनाने के लिए भी यही वाला आपने क्या चीज, देखो ये जो रिमोट डेस्कटॉप मैंने बताया था ना, ये है वीपीएस, ठीक है। वीपीएस हर एक का अपना अपना अलग अलग। वीपीएस का मतलब है इंटरनेट कनेक्शन और साथ में कंप्यूटर, ठीक है। आपको एक इंटरनेट कनेक्शन भी मिल रहा है और आपको एक कंप्यूटर भी मिल रहा है। तो अगर आप मेरा करके मैं आपको अलग से वीपीएस दूंगा, अगर दूसरा क्लाइंट है वो अलग से वीपीएस देगा, आप एक वीपीएस से दोनों अकाउंट करेंगे तो वो मसला वो ही आ गया, आपकी दोनों को सेम होगा, ठीक है। हाँ, तो ये तो उसकी कॉस्ट है ना। देखो अगर आप सपोज करो हम बात करें इस वक्त अकाउंट साइन आपकी सैलर अकाउंट बना के दे देंगे, तो इसमें आपको वीपीएस की जरूरत नहीं है, इसमें आप एनी डेस्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी डेस्क का मतलब है कि आप उनके कंप्यूटर को यूज करते हुए काम कर सकते हैं, तो इसमें फ्री है, ये वाला काम करो। बीपीएस तो है उस सूरत में अगर वो क्लाइंट कहता है कि आपने काम करना है, वो कहता है मैं रोज रोज तो आपको नहीं कंप्यूटर दे सकता यार। अगर पहली ऑप्शन तो ये है, उसे कहें कि अगर आप एक कंप्यूटर डेडिकेट कर दें हमारे लिए कि वो हर वक्त चलता रहे, हम एंड डेस्क के थ्रू उसको यूज करते हैं, अगर वो कर लेगा तो सबसे बेस्ट, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहा कहता नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बच्चे हैं घर में तो वो छेड़खानी करेंगे, इस तरह से कुछ होगा, तो उस सूरत में आपको बीपीएस अगर परचेज करना पड़ता तो वो मंथली बेस पे है, $12 से $14-15 का एक महीने में, तो वो उसकी कॉस्ट में आएगा, मंथली कॉस्ट, ठीक है। वो आपके जिम्मे नहीं है,
वो उसकी जो मंथली कॉस्ट बनेगी उसमें आएगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन मैंने आपको बताए, एक वीपीएस वाला और एक इंडेक्स वाला। अच्छा, एक वीपीएन भी होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमने वीपीएन यूज भी किया हुआ है। वीपीएन फ्री भी होता है, पेड भी होता है, ठीक है, लेकिन वीपीएस आपको पेड ही मिलेगा। तो वीपीएन जो फ्री होता है हमने वो यूज किया हुआ है, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि वो कौन सा होता है। ब्राउजर वीपीएन हमने यूज किया हुआ है, ठीक है, ये है ब्राउजर वीपीएन। अब ये इसको इसकी क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है सिर्फ, और इसको मैं अगर स्टार्ट वीपीएन करता हूँ तो ये वीपीएन ऑन हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ का एड्रेस दे रहा है, कहाँ का है इसका, ये इसको नेदरलैंड का है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। हमें किस कंट्री का चाहिए, यूनाइटेड किंगडम चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको यूएस चाहिए तो आप यहाँ से यूएस सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये यूएस का आईपी आपको देना शुरू कर देगा। अच्छा, याद रखें कि ये फ्री है इस वक्त ब्राउजर, और ये आपको आईपी भी दे रहा है, इसने चेंज कर दिया होगा इस वक्त, इसका आईपी पाकिस्तानी नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, इस वक्त मेरा आईपी क्या है, ठीक है। तो हम आईपी चेक कर लेते हैं कि आईपी एड्रेस हमारा ये है 207.244.89.161। तो ये है कहाँ का, iplocation.net। ये एक नीचे एक वेबसाइट है, मैंने इसको ओपन किया, देखते हैं इसकी लोकेशन हमें मिलती है। ये देखिए आईपी लोकेशन आ रही है वर्जीनिया, यूएस की आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप वीपीएस यूज करेंगे ना, उसमें भी किसी ना किसी एक जगह की आ रही होगी। अब वीपीएन फ्री वाला भी तो आपको दे रहा है, फ्री वाला वीपीएन भी तो आपको एक्सेस दे रहा है, और इसमें आईपी चेंज कर दिया, पाकिस्तानी आईपी अब इस वक्त नहीं है, तो फिर हम इसको क्यों नहीं यूज कर लेते। देखिए, वीपीएन और वीपीएस का फर्क ये होता है कि वीपीएन जो होता है, चाहे आप फ्री रहिए पेड लें, वीपीएन अभी मैं सिस्टम को बंद कर दूं दोबारा ऑन करूं तो शायद मेरा आईपी चेंज हो जाए, जैसे ये 207.244.89.161 नजर आ रहा है, ये ना हो कोई और आ। वीपीएन हमेशा आईपी को चेंज कर रहा होता है, रैंडमली आईपी दे रहा होता है, ठीक है। ये एक ही आईपी में नहीं देता, ये हमारा यही तो मसला है। ये तो वही मसला हो गया ना कि हम घर बैठ के इंटरनेट यूज करें तो एक आईपी था, ऑफिस गया दूसरा आईपी हो गया। अब किस आईपी पे कोई और कंप्यूटर पे बैठा हो ये हमें नहीं पता, इसलिए हम डेडिकेटेड आईपी लेना चाह रहे हैं कि जिस आईपी पे हम काम कर रहे हैं उस आईपी पे कोई और बंदा ना बैठा हो, ठीक है। अब कुछ वीपीएस भी ऐसे मिलेंगे आपको कि जो वीपीएस देने वाली कंपनी है वो आपके साथ फ्रॉड कर रही है, वो एक ही वीपीएस दो लोगों को भी दे सकते हैं। इसलिए आपने वीपीएस लेते वक्त थोड़ा सा जिससे आपने वीपीएस खरीदना है उसकी भी छानबीन करनी है, इनके रिव्यूज कैसे हैं लोगों के, उनके बारे में, ठीक है। तो वीपीएस में हमें जो प्लस पॉइंट मिलता है वो ये है कि हमें डेडिकेटेड आईपी मिलता है। समझ आ रही है इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही है। आपको डेडिकेटेड आईपी का मतलब है, जैसे इसमें 207.244.89.161 ये आईपी ही रहे हमारे पास, हम सिस्टम बंद करें दोबारा ऑन करें फिर भी यही है। जैसे हमारे यहाँ ऑफिस का इंटरनेट होगा, इसका हमें एक ही आईपी मिला होगा, ठीक है, उसी आईपी पे जब भी हम आगे यूज करते हैं वही आईपी होती है, ठीक है। तो आईपी का चेंज ना होना, इसलिए हम वीपीएन की बजाय वीपीएस को फोकियत देते हैं और वो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब फ्री वाला वीपीएन जो है समटाइम ये करेगा क्या, चलते चलते खुद ही बंद हो जाएगा, ठीक है, खुद ही चलते चलते यूएस से हम सीधे पाकिस्तान में बैठे होंगे, उन्हें पता भी नहीं चला। ये होता है फ्री वाले
वीपीएन का इशू। ठीक है, सम टाइम हम कनेक्ट करते हैं, वो कहता है हाँ जी कनेक्ट हो गया, लेकिन हम आईपी जाके चेक करें वो कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसको मैंने वैसे ब्राउजर चेक किया, ये अच्छा चलता है, इसमें इशू नहीं आता ज़्यादा। अब मैंने बंद कर दिया, अब मैं अपनी आईपी की लोकेशन चेक करता हूँ दोबारा से। इस वक्त वीपीएन हमारा ऑफ हो गया, और अब हम लोकेशन चेक करेंगे हमारी लोकेशन कौन सी आ रही है। चेंज हो गया, ये वही आ रहा है, ये तो वही है, रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश होता ही नहीं। व्हाट इज माय आईपी एड्रेस? जी देखिए, आईपी एड्रेस चेंज हो गया, 103.18.10.252, और नीचे अगर आप लोकेशन देखें तो वो भी हम पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने वीपीएन बंद किया है, लेकिन ये फ्री वाला वीपीएन खुद से ही बंद हो जाता है। इस पे बर्डन ज्यादा पड़ेगा ना, जब ज्यादा ट्रैफिक आएगी तो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा, इसको ये काम करना छोड़ देगा। इसीलिए हम फ्री वाले सॉफ्टवेयर पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अकाउंट साइन अप करते हुए फिर अमेजोन का खास तौर पे आपने फिर वीपीएस खरीदना है। ठीक है, अगर आप यूएस का अकाउंट साइन अप कर रहे हो तो फिर आप वीपीएस के थ्रू ही करो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना अमेजोन हमें तंग करता है। बाकी सब लोग जो है, बाकी जो भी सॉफ्टवेयर है वो चल जाते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो खुलेंगे ही नहीं, पाकिस्तानी आईपी पे खुलेंगे ही नहीं, सिरे से नहीं खुलेंगे। ठीक है, उनके लिए तो आपको फिर वीपीएन लाजमी खोल चलाना पड़ेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है। अच्छा, ये मैं अभी ना एक चाह रहा हूँ कि यूएस का एक डिपार्टमेंट है जहाँ से हम कंपनी बनाते हैं, तो उसमें कंपनी का नाम चेक करना चाह रहा हूँ। देखते हैं इसको खुलता है नहीं खुलता, खुलना नहीं चाहिए वैसे इसको। पाकिस्तानी आईपी पे ये वाली वेबसाइट खुलेगी नहीं। ये यूएस की एक वेबसाइट है उनके, ये देखिए नहीं खुली। अच्छा, अब मैं वीपीएन ऑन करता हूँ, स्टार्ट वीपीएन कर दें। अब इसको दोबारा ये रिफ्रेश हो रहा है, अब देखते हैं कि ये ओपन होता है कि नहीं। तो अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने बात कर ली वीपीएस वीपीएन का, आपको डिफरेंस समझ आ गया? वीपीएस और वीपीएन का डिफरेंस समझ आ गया? ये देख लें, ये साइट खुल गई है। ठीक है, यहाँ से हम जाके अपनी कंपनी का नाम जो रखना चाह रहे हैं वो चेक करते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो ये कंपनी फॉर्मेशन का एक टॉपिक है। ये उनके बिज के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट है ये। तो ये वो यूएस से बाहर अलाउ नहीं करते कि खुले किसी और आईपी पे, इसलिए हमारे पाकिस्तानी आईपी पे नहीं खुली थी। ठीक है, उसके लिए मैंने वीपीएन ऑन किया तो वो ओपन हो गई है, और ये वीपीएन फ्री वाला है, क्रोम एक्सटेंशन है। अच्छा, अभी हमने आज डिस्कस किया है अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड। सीएनआईसी आपको चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया, और वो पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से लिख के बताया था, आपकी वीडियो में वो है। ठीक है, और साइन स्टैम्प के बगैर आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। हो सकता है लोगो ना भी हो तो चल जाए। ठीक है, कुछ बैंक होंगे वो कहेंगे हमारा लोगो वाला है ही नहीं। ठीक है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस बैंक की जो भी स्टेटमेंट जा रही होंगी वो सारी ऐसी होंगी, तो हम भी उसको फिर वैसे भेज देंगे। तो लोगों का होना ज्यादा लाजमी नहीं है जितना वो साइन और स्टैम्प का होना लाजमी।
साइन और स्टैम्प और आपका जो एड्रेस है वो प्रोमिनेंट होने चाहिए, इतने बारीक बारीक ना हो, थोड़ा सा वो प्रोमिनेंट हो, क्योंकि अमेजोन ने वही रीड करना है। और फिर आपने जो स्कैन करना है उस डॉक्यूमेंट को, वो स्कैनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो स्कैनिंग अच्छी नहीं है तब भी वो अमेजोन को विजिबल नहीं होगा, तब भी वो अमेजोन उसको दोबारा कहेगा दोबारा डॉक्यूमेंट दो। तो वो एक दफा आपको ऑप्शन देता है डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने की। अगर आप दूसरी दफा भी सही वाला नहीं देते हो, फिर अमेजोन कहता है आपका अकाउंट नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए आपने डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखना कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो सही बनने चाहिए, सही होने चाहिए, उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो। अच्छा, ये जब आपके पास चीजें पूरी हो जाए तो अकाउंट साइन अप करें। साइन अप करने से पहले जो एक लेक्चर वीडियो मैंने रिकॉर्डेड दिया हुआ है उसको पूरा देख लें। फिर भी अगर कोई इश्यू हो तो मेरे साथ कंसल्ट कर लें। अच्छा, आपका जो अकाउंट साइन अप हो जाएगा उसके बाद हमने बात की है कि यही वाली सर्विस आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। मतलब आप यही सर्विस बाद में पाकिस्तानियों को भी बना के दे सकते हैं अकाउंट। आप कहते हैं कि हम आपको अकाउंट बना के देते हैं, 10,000 रुपये लेंगे आपसे, $50 ऑलमोस्ट अब 12-13 हज़ार बन रहा है। ठीक है, अगर आप $50 भी चार्ज कर लें तो आपको लोग $50 पे कर देंगे, जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। लेकिन उसका अकाउंट बनाने के लिए आप उसी का सिस्टम एक्सेस करें। सिस्टम एक्सेस करने का तरीका भी मैंने बताया, एनीडेस्क के थ्रू या फिर वीपीएस। अगर वो हमारा क्लाइंट बाहर का है, एलएलसी पे बना रहे हैं हम अकाउंट, तो बेहतर है कि हम वीपीएस यूज करके काम करें। ठीक है, तो वीपीएस और वीपीएन में डिफरेंस भी हमने आज डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप पूछ लें।